नमस्कार। वक्त 4 के चक्रव्यूह का है। मैं हूं राजेश कुमार। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से खबर है, जहां 30 घंटे से ज्यादा समय से एम्स का सर्वर डाउन है और आईटी मंत्रालय साइबर हमले की निगरानी कर रहा है। एनआईसी की टीम बैकअप सर्वर पर काम कर रही है और एनआईसी के अफसर और इंजीनियर एम्स में मौजूद हैं। तो 30 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, सर्वर डाउन है और इसके चलते लोगों को कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं। एनआईसी की अफसर और इंजीनियर एम्स में मौजूद हैं। तो दिल्ली 30 घंटे से अधिक समय से एम्स का सर्वर डाउन है, जिसके चलते कई तरह की दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। 30 घंटे से अधिक समय हो चुका है इस सर्वर डाउन को और एनआईसी की टीम बैकअप सर्वर पे काम कर रही है। एनआईसी के अफसर और इंजीनियर एम्स में मौजूद है। तो दिल्ली से खबर, जहां 30 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है, एम्स अस्पताल का सर्वर जो है वो पूरी तरह से डाउन है और टीम बैकअप सर्वर पे अब काम कर रही है। एनआईसी के अफसर और इंजीनियर एम्स में मौजूद हैं। और बरेली कमिश्नर ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर छापा मारा और जन औषधि केंद्र पे बड़ी संख्या में प्राइवेट दवाएं मिली हैं। कमिश्नर संयुक्ता समदार ने दवाओं को सीज कराया। सीएमओ ड्रग इंस्पेक्टर को बुला के जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। तो कमिश्नर ने दवाओं को सीज किया है और सीएमओ ड्रग इंस्पेक्टर को बुला के उन्हें जांच के निर्देश दिए हैं। तो बरेली से खबर, जहां कमिश्नर ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पे छापेमारी की और यहां पर जन औषधि केंद्र पे बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में प्राइवेट दवाएं मिली हैं। तो कमिश्नर ने दवाओं को सीज किया है और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहां पे अफसर को बुलाया गया, सीएमओ को बुलाया गया, ड्रग इंस्पेक्टर को बुलाया गया और उन्हें जांच के निर्देश दिए गए। अभिषेक कुमार हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, यहां पे जन औषधि केंद्र पे प्राइवेट दवाएं बताया जा रहा है मिली है कमिश्नर ने जब छापेमारी की। संयुक्ता समदार जो कि बहुत जब से आई हैं, जब से उन्होंने अपना कारोबार संभाला है बरेली कमिश्नर का, तब से बहुत तेज तर्रार तरीके से वो औचक निरीक्षण कर रही हैं। चाहे वो जिला अस्पताल की बात हो, चाहे 300 बेड अस्पताल की बात हो, साथ ही उन्होंने औचक निरीक्षण किया और साथ ही उन्होंने जन औषधि केंद्र का निरीक्षण किया। तो वहाँ पर कुछ प्राइवेट दवाएं मिलने की बात सामने आई है। साथ ही उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं और स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों की जमकर फटकार भी लगाई है। साथ ही उन्होंने कहा है साफ सफाई व्यवस्था तो कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन जो भी कमियां मिली हैं उस पर उन्होंने जमकर फटकार लगाई है। और साथ ही उन्होंने कहा है अगर आइंदा ऐसी कोई भी कमियां पाई जाएंगी तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर उनके साथ में सीएमओ अधिकारी भी रहे मौजूद। बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी के लिए। तो जन औषधि केंद्र पे बड़ी मात्रा में प्राइवेट दवाएं मिली और कमिश्नर ने यहां पे जब छापा मारा तब इस बात का खुलासा हुआ और अब कार्रवाई की बात की जा रही है। सीएमओ और ड्रग इंस्पेक्टर को बुला के जांच के निर्देश दिए गए। तो जन औषधि केंद्र पे बड़ी मात्रा में प्राइवेट दवाएं मिली और कमिश्नर संयुक्ता समदार ने दवाओं को सीज किया और इसके बाद सीएमओ को बुलाया, ड्रग इंस्पेक्टर को मौके पर बुलाया, उन्हें जांच के निर्देश दिए हैं कि जांच की जाए कि आखिर ये दवाएं कैसे पहुंची यहां पे औषधि केंद्र में। तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, जहां पे प्राइवेट दवाएं मिली और इसके बाद अब कमिश्नर पूरी तरह से गंभीर दिखाई दे रही हैं। कार्रवाई की बात की जा रही है। सीएमओ को मौके पे बुलाया, ड्रग इंस्पेक्टर को बुलाया गया और जांच के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा जो भी इस मामले में दोषी होगा उस पर कठिन और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
और उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और लगातार योगी सरकार के नेतृत्व में बेहतर काम हो रहा है, सुरक्षित माहौल है। और क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। माफियाओं के खिलाफ जो अभियान जारी था उसमें फिर से उत्तर प्रदेश का अगर आंकड़ा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे। हमारे साथ बात करने के कुछ मौजूद हैं उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी। एक बार फिर से माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई आप लोग कर रहे थे उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है और उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हर स्थिति में हम अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के तहत काम कर रहे हैं। ब्रिजेश जी, माघ मेले की तैयारी के लिए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं, आप भी वहाँ पे जा रहे हैं, क्या तैयारी है, कैसे उसका? कुंभ मेले की तैयारी के लिए जा रहे हैं और इस बार पिछली बार से भी और अच्छा और सुंदर कुंभ होगा, अद्भुत नज़ारा होगा। एक आखिरी सवाल है, मैनपुरी में चाचा भतीजे एक है जहाँ अखिलेश यादव उपचुनाव में निकलते नहीं थे, अब हर जगह दिखाई दे रहे हैं। ये मैनपुरी, खतौली और रामपुर तीनों जगह बीजेपी जीतेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और लाइन ऑर्डर आदरणीय योगी जी का सब लोग सराहना कर रहे हैं। हम सब चुनाव जीतेंगे। तो तीनों सीटों पे बीजेपी एक बार फिर से जीती, तीनों जगह। बहुत बहुत धन्यवाद। ये था हमारे साथ ब्रिजेश पाठक जी, बताए थे कि जनता का साथ हमारे साथ है और हम तीनों सीटों एक बार फिर से जीते हुए जनता के हाथ में देते नजर आएंगे। कैमरामैन अमित सानी के साथ मनीष उषा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। और खबर वाराणसी से है, जहां एक और मामले में सांसद अतुल राय को बरी किया गया है और पुलिस पर हमला करने के आरोप में उन पे मामला दर्ज हुआ था। तत्कालीन इंस्पेक्टर ने मुकदमा दर्ज कराया था। 6 असलहा और कई कारतूस बरामद हुए थे। वाराणसी के कैंट थाना में यह केस दर्ज हुआ था और एमपी एमएलए कोर्ट ने आदेश सुनाया। तो एक और मामले में सांसद अतुल राय बरी हुए हैं। वाराणसी से खबर, वाराणसी से, जहां एक और मामले में सांसद अतुल राय को बरी किया गया है और एक बड़ी राहत है अतुल राय के लिए। तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और पुलिस पर हमला करने के आरोप में केस दर्ज हुआ था। तत्कालीन इंस्पेक्टर ने मुकदमा दर्ज कराया था। संतोष ओझा ज्यादा जानकारी देंगे, हमारे संवाददाता। संतोष, ये क्या पूरा मामला था और ये जो एक और मामले में सांसद को बरी किया है उनसे जुड़ी हुई जानकारी दें। संतोष, आप सुन पा रहे हैं? अपने प्रश्न को प्लीज दोबारा लें। हाँ संतोष, सवाल यहाँ पे ये है कि एक और मामले में सांसद अतुल राय को बरी किया गया है, ये क्या मामला था और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पे ये कहा जाएगा कि सांसद अतुल राय एक बार फिर राहत की सांस लेंगे, इसलिए कि एक बार फिर से बरी हुए हैं अतुल राय। सबसे जो बड़ी बात है इस केस में ये देखा जा रहा था कि निश्चित तौर पे फैसले के करीब होंगे, लेकिन जिस ढंग से कोर्ट ने बरी होने का आदेश दिया या ये कहिए कि निर्दोष साबित करने के लिए जो न्याय दिया, वो निश्चित तौर पर लोगों को थोड़ा सा परेशान जरूर किया है। लेकिन यदि दूसरी ओर देखा जाए, दूसरे पक्ष को देखा जाए, तो सांसद के लिए निश्चित तौर पर एक राहत भरी खबर है। इसलिए भी कि तमाम ऐसे मुकदमे थे जैसे छेड़छाड़, उसके बाद छेड़छाड़ के बाद जो लड़की जाके कोर्ट के सामने अपने को आत्महत्या आग के हवाले कर ली थी, इन सारे मामलों में इनकी न केवल केस की पेशगी थी, बल्कि ये कहा जाए कि उनमें एक राहत सा महसूस नजर आया तब जब इन्हें कोर्ट ने बरी किया। अब दूसरी ओर यदि देखा जाए तो ऐसे अभी 2 और मुकदमे हैं जिन पे अभी ट्रायल में मामला है, लेकिन जो उम्मीद जताई जा रही है या जो आशंका वकीलों द्वारा व्यक्त की जा रही है वो ये कि लगातार केस से छूटते हुए अतुल राय को आगे भी शायद राहत मिले। जी, बहुत शुक्रिया संतोष इस जानकारी के लिए। तो यहाँ पे एक बड़ी राहत है सांसद अतुल राय के लिए, क्योंकि एक और मामले में उन्हें बरी किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की धरती को बड़ी सौगात देने के साथ ही प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया और झांसी के लक्ष्मी व्यायाम मंदिर इंटर कॉलेज में उन्होंने 328 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। वहीं प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के हर कोने का व्यापक विकास हमारी पहली प्राथमिकता है। बुंदेलखंड कभी प्रदेश के अंदर और देश के अंदर सूखा, बदहाली
अराजकता और प्राकृतिक संसाधनों पर लूट खसोट के लिए जाना जाता था। प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद कुछ निहित स्वार्थी तत्वों के द्वारा बुंदेलखंड की तस्वीर बहुत खराब ढंग से प्रस्तुत किया जाता था। बुंदेलखंड को इससे उभारना है और वहां के विकास के लिए जो कुछ भी हो सकता हो वह करने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, जब मैं पहले ही दौरे पे आया था बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड के लिए उस समय हम लोगों ने घोषणा की थी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की, और उसके बाद आज बुंदेलखंड विकास की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री जी ने इसी वर्ष राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन को बनाया और उसके बाद आज की स्थिति यह है कि बुंदेलखंड के हर गांव और हर घर तक शुद्ध आरओ का पानी पहुंचाने के हम नजदीक पहुंच चुके हैं और बहुत शीघ्र बुंदेलखंड के हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हम लोग करेंगे। व्यक्ति को जीने के लिए, ईज ऑफ लिविंग के उस लक्ष्य को और आसान बना देना। जो तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं उसमें प्रदूषित जल भी एक कारण है। डिफेंस कॉरिडोर के दो महत्वपूर्ण नोड झांसी और चित्रकूट में बन रहे हैं। भारत डायनेमिक्स का एक महत्वपूर्ण यूनिट यहां पर स्थापित हो रही है। प्रधानमंत्री जी स्वयं यहां पर आए थे और उन्होंने इसका शिलान्यास का कार्य संपन्न किया था। और भाइयों बहनों, ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। आज बुंदेलखंड में बेहतर कनेक्टिविटी हुई है और उससे भी आगे बढ़ करके बुंदेलखंड के नौजवानों को नौकरी और रोजगार भी मिला है। बुंदेलखंड डकैती से मुक्त। और लखनऊ विश्वविद्यालय का 102वां स्थापना दिवस कल है और स्थापना दिवस पे विश्वविद्यालय की पहल है कि एलयू परिसर 2 दिन के लिए आम लोगों के लिए खोला गया है। लोग लाइब्रेरी के साथ साथ पुरानी धरोहर का आनंद ले सकेंगे और स्थापना दिवस पे कल होगा भव्य कार्यक्रम। समारोह में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी शामिल होंगे। तो लोग लाइब्रेरी के साथ साथ पुरानी धरोहर का आनंद भी ले सकेंगे। स्थापना दिवस पे कल भव्य कार्यक्रम होगा। तो स्थापना दिवस पे कल एक भव्य आयोजन होगा, कार्यक्रम होगा। तो लखनऊ विश्वविद्यालय का 102वां स्थापना दिवस कल है और इसको लेकर कई तरह की कार्यक्रम किए जा रहे हैं। स्थापना दिवस पे विश्वविद्यालय की एक अनोखी पहल भी है जिसमें एलयू परिसर 2 दिन के लिए आम लोगों के लिए खोला गया है और लोग लाइब्रेरी के साथ साथ पुरानी धरोहर का यहां पे आनंद ले सकेंगे, उसे निहार सकेंगे, उसे देख सकेंगे। एक भव्य कार्यक्रम यहां पे होगा। तो लखनऊ विश्वविद्यालय का 102वां स्थापना दिवस है कल और कल एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इसके अलावा 2 दिन के लिए आम लोगों के लिए लाइब्रेरी के साथ साथ पुरानी धरोहर देखने का उनके पास मौका होगा। स्थापना दिवस पे कल एक भव्य कार्यक्रम भी किया जाएगा और समारोह में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी इसमें शामिल होंगे। तो स्थापना दिवस पे कल भव्य कार्यक्रम होगा और उसकी तैयारियों में विश्वविद्यालय प्रशासन जुटा हुआ है। अश्विनी हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। अश्विनी, कल स्थापना दिवस है 102वां, इसको लेके किस तरह की तैयारियां और क्या कुछ खास होने वाला है? बताया जा रहा है एक भव्य कार्यक्रम भी होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय तो उसने 101 साल का स्वर्णिम जो इतिहास था उसको पूरा कर लिया है। तो निश्चित तौर पर इस बार का जो कार्यक्रम होना है 102वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है स्थापना दिवस की, तो निश्चित तौर पर तमाम तरह के जो है कल्चरल प्रोग्राम होने हैं। इसके अलावा जो एक
जो लखनऊ विश्वविद्यालय है, एक पुरानी बिल्डिंग है, एक तमाम जो यहाँ पर लखनऊ में इतिहास रहा उसकी गवाह रही है, तो निश्चित तौर पर उसको लेकर के धरोहर के रूप में उसको विकसित किया गया है। तमाम पुरानी बिल्डिंग्स उसमें है। लाइब्रेरी के साथ साथ कल जो धरोहर पुरानी बिल्डिंग्स है उनको आम जनता के लिए खोला जाएगा। आम युवा जो होंगे या लोग होंगे जा सकेंगे, लखनऊ विश्वविद्यालय घूम सकेंगे और देखेंगे कि आखिर लखनऊ विश्वविद्यालय का 101 साल का जो कार्यकाल रहा वो कैसा रहा, किस कौन कौन से लोग रहे जो आज बड़े बड़े पदों पर हैं। निश्चित तौर पर जो कार्यक्रम कल का होगा उसमें तमाम वो बड़ी हस्तियां बुलाई जाएंगी जो कभी लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र रहे थे, आज बड़े बड़े पदों पर आसीन है, उनको बुलाकर के सम्मानित किया जाएगा। निश्चित तौर पर एक बड़ी पहल होगी क्योंकि ये तमाम ऐसे छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय के निकले हुए हैं जो आज केंद्र सरकार में हो या भारत या उत्तर प्रदेश सरकार में हो बड़े पदों पर हैं। साथ ही साथ तमाम राजनीतिक लोग भी निकले जो आज बड़े बड़े पदों पर हैं। निश्चित तौर पर उन तमाम लोगों को बुलाकर सम्मानित किया जाए कल। बिल्कुल अश्विनी, चूंकि 102 साल का ये यानी एक लंबा सफर रहा है और जाहिर है इसमें बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस विश्वविद्यालय ने जिनको शिखर तक पहुंचाया होगा। अगर कार्यक्रम की भव्यता की बात करें तो क्या कुछ खास रहने वाला है? क्योंकि आम लोगों के लिए भी लाइब्रेरी खोली गई है, वो धरोहर को देख पाएंगे, मंत्री भी यहाँ पे पहुंचेंगे। बिल्कुल, अगर बात करें लखनऊ विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी है वो विश्वस्तरीय लाइब्रेरी है और वहां पर वो पुरानी किताबें पुस्तकें आपको मिल जाएंगी, शायद वो लखनऊ या यूपी में या फिर देश में कुछ ही जगहों पर उपलब्ध होती हैं। चाहे वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई किताबें हो, चाहे हमारा जो स्वर्णिम इतिहास रहा है भारत का उससे जुड़ी किताबें हो, तो ऐसे में जो लोग जाएंगे, जो युवा जाएंगे, वो उन चीजों को देख पाएंगे। पुरानी किताबें 100 साल पुरानी किताबें होंगी। साथ ही साथ किस तरीके से क्या क्या हुआ लखनऊ विश्वविद्यालय में, किस सन में कौन सा छात्र रहा जो आज बड़े स्तर पर है, तो इन तमाम चीजों का एक तरीके से प्रदर्शनी होगी। जी बहुत शुक्रिया अश्विनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ विश्वविद्यालय का 102वां स्थापना दिवस है और इसे खास बनाने की तैयारी की जा रही है। और नवागत सीओ हर्ष मोदी को बधाई है, जिसमें एसएसपी अखिलेश चौरसिया और एसपी सिटी राहुल भाटी ने उनको बधाई दी और भाटी ने उनको शुभकामनाएं दी हैं। 2018 बैच के सीओ हैं हर्ष मोदी। प्रमोशन के बाद मीरगंज सर्किल की पहली कमान उन्हें मिली है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले हैं हर्ष मोदी। तो प्रमोशन के बाद मीरगंज सर्किल की पहली कमान उन्हें मिली है और मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले हैं हर्ष मोदी। तो नवागत सीओ हर्ष मोदी को शुभकामनाएं दी गई। कई आला अधिकारियों ने उनको शुभकामनाएं दी। एसएसपी अखिलेश चौरसिया और एसपी सिटी राहुल भाटी ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। 2018 बैच के सीओ हैं हर्ष मोदी और यहां पे उनको एक और बड़ी जिम्मेदारी, प्रमोशन के बाद मीरगंज सर्किल की उनको पहली कमान मिली है। तो एसएसपी अखिलेश चौरसिया और एसपी सिटी राहुल भाटी ने भी उनको शुभकामनाएं दी, उन्हें बधाई दी। तो प्रमोशन के बाद मीरगंज सर्किल की उन्हें पहली कमान मिली है। और गाजियाबाद के एसएसपी मुनिराज ने बड़ी कार्रवाई की है। नंदग्राम थाना क्राइम इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया है। इसके अलावा राजनगर एक्सटेंशन चौकी प्रभारी को भी लाइन हाजिर किया गया है। मोटा चौकी प्रभारी को भी लाइन हाजिर किया है और सिहानी चुंगी चौकी प्रभारी को भी लाइन हाजिर किया गया है। तो रविवार को 12 साल की बच्ची का अपहरण हुआ था और बच्ची का नंदग्राम से अपहरण किया गया था। अपहरणकर्ताओं ने 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी और मंगलवार को बच्ची का शव बरामद हुआ था। बुलंदशहर से बच्ची का शव बरामद हुआ था। उस मामले में यह कार्रवाई की गई है। कई पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। तो राजनगर एक्सटेंशन चौकी प्रभारी को भी लाइन हाजिर किया गया और गाजियाबाद के एसएसपी मुनिराज ने यह बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें नंदग्राम थाना क्राइम इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया गया। उनके अलावा भी कुछ नाम हैं। राजनगर एक्सटेंशन चौकी प्रभारी को भी लाइन हाजिर किया गया है। उनके खिलाफ भी एक कार्रवाई की गई, एक्शन लिया गया। काम में लापरवाही बरतने को लेकर यह एक्शन लिया गया, चूंकि एक बच्ची का अपहरण हुआ और फिर अपहरण के बाद
उस बच्ची का शव बरामद हुआ था। इस मामले में पुलिस पे लापरवाही के और कई तरह के आरोप परिजनों ने लगाए थे और आला अधिकारी ने यहां पे एक्शन लेते हुए कई पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया है। सिहानी चुंगी चौकी प्रभारी लाइन हाजिर हुए हैं और रविवार को 12 साल की एक बच्ची का अपहरण हुआ था और अपहरण के कुछ घंटों बाद ही अपहरणकर्ताओं ने बच्ची की हत्या कर दी थी। उसका शव बुलंदशहर से बरामद हुआ था और इसी मामले में कार्रवाई करते हुए कई पुलिसकर्मियों पे गाज गिरी है। तो गाजियाबाद के एसएसपी मुनिराज ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया, जिसमें नंदग्राम थाना क्राइम इंस्पेक्टर को भी लाइन हाजिर किया गया और राजनगर एक्सटेंशन चौकी प्रभारी को भी लाइन हाजिर किया गया है। उनके अलावा सिहानी चुंगी चौकी प्रभारी को भी लाइन हाजिर किया गया है। तो रविवार को एक 12 साल की बच्ची का अपहरण हुआ था। अपहरणकर्ताओं ने 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, लेकिन पुलिस अपहरणकर्ताओं को पकड़ नहीं पाई थी और कुछ ही घंटों बाद बच्ची का शव बुलंदशहर से बरामद हुआ था और पुलिस की इस नाकामी को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे। पीड़ित परिजनों ने भी गंभीर आरोप लगाए थे और उसी मामले में कार्रवाई करते हुए कई चौकी प्रभारियों को लाइन हाजिर किया गया है। तो गाजियाबाद के एसएसपी मुनिराज ने बड़ी कार्रवाई की है और ऋषभ हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषभ, एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपहरण मामले में कई पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, जो चौकी प्रभारी है, उनको लाइन हाजिर किया है। जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद एसएसपी की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें नंदग्राम थाना क्राइम इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है और साथ ही साथ 3 चौकी इंचार्जों को भी लाइन हाजिर किया गया है। आपको बता दें कि रविवार को एक 12 साल की बच्ची का अपहरण हुआ था नंदग्राम क्षेत्र से, जिसकी डेड बॉडी मंगलवार को बुलंदशहर से बरामद हुई, जिसमें अपहरणकर्ताओं ने 30 लाख की फिरौती मांगी गई थी, जिसके बाद में परिवार ने काफी हंगामा किया और पुलिस पे लापरवाही के आरोप लगाए, जिसके बाद में एसएसपी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। बहुत शुक्रिया ऋषभ जानकारी के लिए। तो इस मामले में कार्रवाई करते हुए एसएसपी ने कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। और खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। पुलिस पर मैनपुरी लोकसभा के मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगाया है और मैनपुरी लोकसभा उपनिर्वाचन से कई पुलिसकर्मियों को हटाने की भी मांग की गई है। करहल और बरनाहल थाना अध्यक्ष को हटाने की मांग की गई है। पुलिस चुनाव प्रभारी 6 पुलिस इंस्पेक्टर को हटाने की मांग की है। इसके अलावा 13 पुलिस सब इंस्पेक्टर, 100 से ज्यादा कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल की आयोग में शिकायत की गई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से राजेंद्र चौधरी ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से कुछ पुलिसकर्मियों की भूमिका को लेकर शिकायत की है, क्या जानकारी? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें जिस तरीके से मैनपुरी का चुनाव चल रहा है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव वहां से प्रत्याशी है, ये बड़ी बात है और लगातार अखिलेश यादव वहां पर कैंप कर रहे हैं, जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। और आज चुनाव आयोग में जो महासचिव है समाजवादी पार्टी के राजेंद्र चौधरी, उनकी तरफ से शिकायत की गई है, खास तौर पर मैनपुरी लोकसभा सीट को लेकर। उसमें उनकी शिकायत है कि कुछ ऐसे जो पुलिसकर्मी है वो लगातार चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको तत्काल वहां से हटाया जाना चाहिए। जिसमें करहल थाना अध्यक्ष है और बरनाहल थाना अध्यक्ष है, साथ ही साथ 8 पुलिस इंस्पेक्टर हैं, 13 पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं, 100 से ज्यादा हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल हैं, जिनकी शिकायत समाजवादी पार्टी की तरफ से आयोग में की गई है। हालांकि समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि वो चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, वोटर्स को, पार्टी विशेष को वोट देने के लिए दबाव बना रहे हैं। हालांकि अब आयोग के पास पूरा मामला है, जिस पर आयोग क्या एक्शन लेता है, समाजवादी पार्टी की शिकायत के बाद आयोग क्या कार्रवाई करेगा, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। जी बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। तो चुनाव आयोग से शिकायत की गई है और पुलिसकर्मियों को लेकर आपत्ति जताई गई है। पुलिस की भूमिका को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ पुलिसकर्मी जो हैं वो मतदाताओं को धमका रहे हैं। 13 पुलिस सब इंस्पेक्टर, 100 से ज्यादा कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के आयोग में शिकायत की है। समाजवादी पार्टी की तरफ से राजेंद्र चौधरी ने चुनाव आयोग में यह शिकायत दी है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1।